करने वाला व्यक्ति उसी का एक हिस्सा होता है। तो समाज से अलग वो होता नहीं है। तो जो चीज़ें समाज में हैं उससे एकदम उलट, एकदम अलग हम किसी एक नई शख्सियत की उम्मीद करें तो मेरा ख्याल से कुछ ज़्यादती होगी। बावजूद इसके बहुत सारे लोग ऐसे हैं, निश्चित तौर पर हैं, जो परंपराओं का रूढ़ी की हद तक पालन कर रहे होते हैं। और ये होना नहीं चाहिए, खासकर उस क्षेत्र में जहाँ हम समाज को दिशा देने की बात कर रहे होते हैं। साहित्यकार, शिक्षा, ये दोनों जगत ऐसे हैं जो समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं, भविष्य निर्माण करने का कार्य करते हैं। परंपराएं वो जरूर ले लें जो समाज के विकास में सहायक है, पर वो परंपराएं जो समाज को तोड़ती हैं, अवरुद्ध करती हैं, उसके विकास में गतिरोध उत्पन्न करती हैं, वो परंपराएं नहीं, रूढ़ियां होती हैं। तो ऐसी रूढ़ियों की और ऐसे रूढ़ियों के पालन हारों की मैं के प्रति अपनी असहमति दर्ज करती हूँ। क्या बात है। अच्छा, इधर रमणिका गुप्ता जी ने दलित साहित्य पर काफी काम किया है जी। रमणिका जी से आपके करीबी संबंध रहे हैं, आप रमणिका जी के कार्य को कैसे आप रमणिका जी के काम को मैं इस तरह से देखती हूँ कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें पूरे भारत से जो स्वर सुने नहीं जा रहे थे उनको सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया। अब इसके बाद शोधार्थियों पर, विद्वानों पर ये बात आकर टिकती है कि वो उनमें से किन चीज़ों को उठाएं और किन चीज़ों को छोड़ें। तो ये इस लिहाज से संग्रह करना, वस्तु का, सामग्री का संग्रह करना भी एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं उनकी मेहनत की प्रशंसा करती हूँ। बाकी इस तारतम्य में मैं हंस का भी नाम लूंगा। हंस में इधर कुछ वर्षों से खासकर राजेंद्र जी के निर्देशन में काफी कुछ काम हुआ है जी। बात चाहे स्त्री विमर्श की व दलित विमर्श की हो, जी। हंस की इस उदारता जी वो आप किस रूप में लेती है? मैं इसको बहुत खुले दिल से इसका स्वागत करती हूँ। बहुत ओपन माइंड के साथ मैं हंस को स्वीकार करती हूँ। हंस का तो कहना चाहिए, जो जो दूसरा पुनर्संपादन हुआ वो राजन जी के ही नेतृत्व में और उनके ही दिशा निर्देश में हुआ। तो निश्चित तौर पर जो हमारा व्यक्तिगत सोच होता है वही हमारे कामों से झलकता भी है। यहाँ एक हिस्सा और छूट गया, उन्होंने अल्पसंख्यकों पर भी काफी काम किया हुआ है। तो दलित हो, स्त्री हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे जो हो, ये इस भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने की हैसियत से उनकी चूं की आवाज भी किसी को सुनाई देनी चाहिए। यदि वो तकलीफ में है, यदि वो किसी भी तरह का, और तकलीफ में ना भी हो, जो कुछ वो महसूस करता है, यदि उसको कोई स्पेस मिलता है तो ये काम ये वाला काम राजन जी ने किया है। इसलिए मैं उनका अप्रिशिएशन करती हूँ कि उन्होंने इस देश को एक जो टुकड़ों में बटा हुआ था उस देश को वैचारिक तौर पर एक समान प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया, और यह बहुत बड़ा काम है। जी। अच्छा, अब हम थोड़ा मीडिया पर आते हैं, देश के मीडिया पर। देश का मीडिया दलित मुद्दों पर ब्लैंक रहता है। जी। आप बड़े बड़े साहित्यिक सेमिनारों में शिरकत करती हैं। जी। इस संबंध में आपका कोई कटु अनुभव हो तो बताएं। जी। कई बार ऐसा हुआ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ही कोई सेमिनार आयोजित किया जाता है। मैंने देखा कि दलित विषय पर यदि कोई सेमिनार
किया जा रहा है, तो बहुधा ऐसा होने लगा कि दलित के नाम पर किसी दूसरे को, दलितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता और कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा समाज आकर के उनके बारे में सारी बातें कह जाता है और उस दूसरी बातों को दलित साहित्य यह है ऐसा कहकर प्रचारित किया जाता है। तो इससे एक जो वैचारिक खुलापन है वो कहीं बाधित होता है। जब तक हम एक दूसरे को स्पेस देना नहीं जानेंगे तो शायद स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये एक मुश्किल हमारे यहाँ अभी है और मीडिया भी दलित मुद्दों पर हमेशा ही खामोशी का रुख अख्तियार करता रहा है। आरक्षण का मुद्दा जैसे ही आता है तो एम्स के जो डॉक्टर है वो हमेशा झाड़ू लगाते ही दिखाई जाते हैं, जैसे यदि उनसे यदि वहां आरक्षण दे दिया गया तो दलितों का झाड़ू लगाने का काम हमको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि दलितों को सिर्फ झाड़ू ही लगाने का काम करना चाहिए, बाकी कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। शायद ये वो मैसेज करना चाहते हैं। पर इस आरक्षण के समर्थन में एक जो विशाल जनसमूह अपनी बात कहता हुआ, अपने नारे लगाते हुआ इसी दिल्ली के जंतर मंतर में या आसपास रामलीला मैदान में अपनी बात कहता है, तो कोई मीडिया पर्सन वहां जाने का दुस्साहस नहीं करता। दुस्साहस तो छोड़ दीजिए, उसकी नैतिकता ही शायद इतनी नहीं पनपती कि वो वहां तक जाए और उनकी बातों को देश की आवाज कहकर बताया जाए। 5 लोगों को देश की आवाज जरूर बताया जाता है, पर 50,000 लोगों को देश की आवाज नहीं बताया जाता। ये इनका पक्षपात पूर्ण रवैया है। अभी शायद ये भारतीय नहीं हो पाए हैं। क्या बात भारतीय नहीं हो पाए हैं। अब मैं कुछ और फिर से वापस दलित साहित्यकारों पर आता हूँ। जी। इधर कुछ दलित साहित्यकार आपस में झगड़ते दिखते हैं जी। आप इसे कैसे देखती है? हम मनुष्य हैं और हमारी सहमतियां हैं तो हमारी असहमतियां भी हैं। असहमतियां भी व्यक्त करना हमें बहुत बहुत जरूरी होता है, तब जाकर के सर्वांगीण समाज के विकास की बात उठ करके आती है। पर जब ये व्यक्तिगत छीटाकशी हो जाए, सामाजिकता उसमें से छूट जाए, उसमें से आंदोलन छूट जाए, उसमें मानव मात्र छूट जाए, तब परेशानी होती है। मानव मात्र की जगह जब मैं मात्र आ जाता है तब परेशानियां हो जाती हैं। तो मुझे उस मैं मात्र से परेशानी है, पर मानव मात्र से कोई परेशानी नहीं है। मैं ऐसी असहमतियों का स्वागत करती हूँ और मैं मात्र की सहमतियों को विड्रॉ करती हूँ। अच्छा स्त्री लेखन के तारतम्य में दलित महिला आत्मकथाओं को आप किस रूप में लेती है? दलित साहित्य की सबसे प्रमुख विधा के रूप में आत्मकथाएं आई हैं और आत्मकथा कहने से एक पूरा का पूरा समाज हमारे सामने अपनी जीवंतता के साथ उठ करके खड़ा होता है। वो समाज किस तरह की परेशानियों को महसूस कर रहा है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये बताने की बात है। तो जैसे हम वहाँ पर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विघटन देखते हैं और धार्मिक रूढ़ियों का स्थायित्व देखते हैं, तो वो धार्मिक रूढ़ियाँ वैचारिक रूप से हमें बाध्य करती हैं किसी मनुष्य को मनुष्य के तौर पर स्वीकार करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी विधाएं हैं और इस पर हमें समाजशास्त्रीय ढंग से चिंतन के लिए रास्ता देती हैं, अवसर देती हैं। इसी तरह दलित महिलाएं भी हैं जो आत्मकथाएं लिख रही हैं और किस तरह से पितृसत्तात्मक समाज में दलित होते हुए, स्त्री होते हुए वो किन